छत्तीसगढ़ की नदियां आज उम्मीद है समाप्त हो जाएगी। फिर से कल हम लोग ले मुख्य रूप से शिवनाथ नदी और उसके सहायक नदियां हमने पढ़ा है, और उसमें सहायक नदियों में आप लोगों से पूछा हूँ खारून नदी का उद्गम कहाँ से होता है। खारून नदी कल पढ़े थे, कहाँ से होता है लिखे थे आप लोग का? पहाड़ी का नाम बताएंगे। उसके बाद और था तांदुला, दोनों के स्थल के नाम को हाँ ध्यान पूर्वक बताना है। तांदुला कहाँ से? बालोद जिला से। और खारून? खारून कांकेर से। चलो देखेंगे आप लोग फिर से। तांदुला नदी पर एक बांध बना हुआ है, तांदुला बांध, वहां से पानी कौन से प्लांट को जाता है? भिलाई स्टील प्लांट को जाता है। रायपुर की सबसे प्रमुख नदी जो किसको मानी गई है? खारून नदी में। खारून नदी को स्पेशली और पढ़ा जाता है कि वहां पर अब एक लक्ष्मण झूला बना हुआ है, सस्पेंशन झूला गए हैं, महादेव घाट है ना, तो वो पूछा गया था। और महादेव घाट को क्यों स्पेशली पढ़ा जाता है? क्योंकि वहां पर लगता है मेला, और मेला का नाम है कार्तिक स्नान मेला, कार्तिक महीने। हाँ, कहाँ है महादेव घाट? रायपुर में है ना। कार्तिक के समय में वहां कार्तिक स्नान का लगता है। चलिए, उसके बाद हमने गोदावरी अपोह तंत्र देखा। गोदावरी अपोह तंत्र की सबसे बड़ी नदी इंद्रावती, ठीक है। और इंद्रावती की जो सहायक नदियां हैं वो अलग अलग सहायक नदियां अलग अलग स्थानों से आकर के उसमें मिल रही हैं। एक सहायक नदी थी जिसका नाम था नारंगी, उसके बाद निवरा नाम की नदी है, बुडरा नाम की नदी है, उसके बाद डंकनी संखनी नाम की नदी है, और छोटे छोटे नदियां उस पर आकर के मिलती है। गोदावरी में और एक सहायक नदी है, गोदावरी की है ना, ध्यान समझेंगे, गोदावरी की सहायक नदी है एक और शबरी नदी। ये इंद्रावती की सहायक नहीं है। अधिकतर गलती इसी में होती है कि हम इसको इंद्रावती की सहायक नदी मानते हैं, क्योंकि ये गोदावरी की सहायक नदी है। चलिए, गोदावरी की सहायक नदी किस प्रकार से है? ये स्थिति हो गई छत्तीसगढ़ की, और छत्तीसगढ़ में यहाँ से कौन सी नदी चली जा रही है? गोदावरी की नदी प्रवाहित हो रही है। वहीं यहाँ से, इस क्षेत्र से, यहाँ से ऐसे प्रवाहित होते हुए जाती है कौन सी नदी? सबरी नदी। ये कौन सी नदी है? स्पेशली गोदावरी। अगर हम इसकी बात करें तो उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो ये जो क्षेत्र है वो है कोरापुट जिला उड़ीसा का। इसके जस्ट ऊपर में था मुंगेर पहाड़ी कालाहंडी जिला, जिससे इंद्रावती का उद्गम होता था। इसका पुराना नाम है सबरी का कोलाब। ये जो सबरी है, और एक हमारे यहाँ सबरी क्षेत्र है, सबरी माता के नाम पे शिवरी नारायण है, इसका और इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ध्यान रखेंगे इसको। सबरी का जो क्षेत्र है, सबरी नारायण शिवरी नारायण, वो कहाँ है? जांजगीर चांपा क्षेत्र में है ना, शक्ति जांजगीर चांपा क्षेत्र में। कुल लंबाई इसकी दो प्रकार की लंबाई पढ़ेंगे। पहली लंबाई किसकी? कुल लंबाई, और दूसरी लंबाई छत्तीसगढ़ में बहती है। दो जिले से स्पेशली होकर बहती है। ये बस्तर जिला हो गया, और उसके नीचे कौन सा जिला हो गया? सुकमा जिला। दो नदियां इसके साथ दो जिलों के हिसाब से बहती है। सहायक नदियां में सहायक नदी किसको कहेंगे? जो इसमें जाकर मिलती है। सबरी गोदावरी की सहायक है, और गोदावरी की और सहायक नदियां हैं दो, जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहला जो सहायक नदी है जिसको हम लोग बोलते हैं कांगेर नदी, कांगेर नाला, और दूसरा बोलते हैं हम लोग मालेंगर बोला जाता है, मालगेर बोला जाता है। ये कांगेर जो है, आप कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र में है, उस क्षेत्र के हिस्से को 200 वर्ग क्षेत्र किलोमीटर में फैला हुआ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कितने वर्ग क्षेत्र में? 200 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस राष्ट्रीय उद्यान का नाम इसी नदी के नाम पे, इसी नाले के नाम पे रखा गया है। इस नाले के भी और सहायक नदियां हैं, ध्यान से सुनेंगे। और इसमें और सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदियां जिसको हम लोग पढ़ते हैं कांगेर नाले के, वो है मुनगा बहार। ये मुनगा बहार नदी नहीं है, छोटा सा एक नाला है, और इस नाले से जो पानी ऊपर पहाड़ी से जब नीचे गिर रहा है, तो मुनगा बहार नाले से एक बहुत बड़ा जलप्रपात बन रहा है। उस जलप्रपात का नाम है तीरथगढ़ जलप्रपात।
तो कनेक्शन का है। इस जलप्रपात, ध्यान रखेंगे, तीरथगढ़ जलप्रपात ये एरिया में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है, और उसी में कांगेर नदी बहती है जो कहाँ जाकर मिलती है, सबरी में। मुनगा बहार नाला बहते हुए कहाँ जाकर मिल जाता है, कांगेर में। और इसी मुनगा बहार नाले में बहुत ऊपर से जो बारिश बारिश के समय तो बहुत तेज बहाव होता है, नॉर्मल समय में ये 3 स्तर पर ये गिरता है। कौन सा है ये, तीरथगढ़। माना गया है कितने फीट, इसकी हाइट जो है यहां से लेकर यहां तक अभी 300 फीट माने गए हैं, ऊपर से नीचे तक। अब सबरी नदी देखें, सबरी नदी को जब हम लोग आगे देखें तो यहाँ आते हुए कहाँ जाके मिल जाती है, तेलंगाना क्षेत्र है, खम्मम जिला। खम्मम जिला बहुत प्रसिद्ध है, तेलंगाना का नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसी के आसपास मोस्ट वांटेड जो नक्सली था, है ना, सुने हैं, जिसको मार गिराया गया था, समर्पण नहीं, वो इसी क्षेत्र के आसपास मिले थे। हाँ, वो नारा है वो। पश्चिम में 50 किलोमीटर की दूरी पर जाकर के कहाँ मिल जाती है, ये रेंज 50 किलोमीटर है मान के चलो, है ना, यहाँ से निकलते हुए 50 किलोमीटर जाकर ये मिल जाती है। तो ये लाइन महत्वपूर्ण है। कौन सा, सबरी नदी गोदावरी की दूसरी सबसे बड़ी सहायक। पहला सबसे बड़ा सहायक कौन होगा, इंद्रावती। दंतेवाड़ा जिले में पश्चिम से पूर्व फिर उत्तर से दक्षिण सीमा की ओर ये प्रवाहित होता है। चलिए, इस पर एक जलप्रपात है, कौन सा जलप्रपात, स्पेशली जो है ये रानी धारा नहीं है, रानी दरहा, रानी दरहा, रानी धारा या रानी दहरा जलप्रपात माना गया है। अभी ये मुनगा बहार के बारे में बताया, मुनगा बहार की सहायक कांकेर, कांगेर की सहायक सबरी की सहायक कांगेर, कांगेर की सहायक मुनगा बहार। कौन सा जलप्रपात, तीरथगढ़ जलप्रपात। अब तीसरी नदी जिसको आप लोग अलग अलग नामों से जानते हैं, और उसका नाम है कोटरी नदी। छत्तीसगढ़ के ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा हो गया बस्तर क्षेत्र। बस्तर क्षेत्र के ऊपर में ये वाले हिस्से से एक नदी निकल करके आती है। कौन सी नदी, कोटरी नदी। कोटरी नदी का दूसरा नाम क्या है, परलकोट। कहां से निकलता है, राजरा की पहाड़ी, जिला कौन सा हो जाएगा, मोहला मानपुर तहसील। अब तो मोहला तहसील अलग हो चुका है, मानपुर तहसील अलग हो चुका है, अभी अभी हुआ है ना। तो 135 किलोमीटर यहां से बहते हुए आती है और इंद्रावती में आकर के मिल जाती है। कहां कहां से प्रवाहित होता है, तो अब राजनांदगांव प्रवाह क्षेत्र का होकर के क्या होगा, मानपुर मोहला से निकलते हुए, मानपुर मोहला चौकी से निकलते हुए नारायणपुर और बीजापुर, है ना। ये जो जिला है यहाँ से, ये नारायणपुर है और ये बीजापुर है। तो यहाँ से प्रवाहित होते हुए 3 जिलों पर होते हुए नीचे की ओर ये आती है। और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी है, इंद्रावती की सबसे बड़ी लंबी सहायक नदी कौन सी होगी, कोटरी होगी। इंद्रावती की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी होगी, कोटरी नदी। और गोदावरी की सबसे लंबी इंद्रावती, है ना। कांकेर भी आएगा, कांकेर जिला है, कांकेर यहाँ पे है। कांकेर जिला के परलकोट गांव के कारण से ही परलकोट नदी कहा गया है। परलकोट को इसलिए भी पढ़ते हैं कि परलकोट बहुत पुराना स्थल है, और यहाँ पर परलकोट में इस गांव के नाम पे परलकोट विद्रोह भी हुआ था। परलकोट विद्रोह कब हुआ था, हाँ 1700 नहीं, 1825 के आसपास, है ना, परलकोट विद्रोह। और
जो परलकोट के जमींदार थे जिसका नाम था, सुने होंगे, गैन सिंह, गैन सिंह के नाम से हुआ। चलिए, इतिहास में भी जगह का नाम, भूगोल इसलिए पढ़ा रहे हैं हम लोग, भूगोल पढ़ने के कारण ये है कि स्थलों के नाम आपको पता होने चाहिए, कहाँ कहाँ पे क्या क्या है। उसके बाद भूगोल के बाद ही आपको कोई चीजें बताई जाएगी तो समझ में आएगी, है ना। जिले के नाम थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा, कहाँ कहाँ कौन कौन सा जिला है। एक और है बाघ नदी। कौन सी नदी? बाघ नदी। ये भी फुलझाड़ी की पहाड़ी, अब तो ये मानपुर मोहल्ला क्षेत्र हो चुका है। वेनगंगा नाम का प्रवाह तंत्र है, उसकी एक शाखा है, और स्पेशली इसलिए पढ़ा जाता है कि ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाता है। कैसे? ये हमारा लास्ट छोर है छत्तीसगढ़ का, और ये छत्तीसगढ़ के नीचे का हिस्सा है। ये जो स्थिति है, ये राजनांदगांव जिला, ये मानपुर मोहल्ला, और ये केसी जी। तो ये इस वाले क्षेत्र से निकलते हुए जाती है। यहां से वेनगंगा आती है। कौन सी नदी? वेनगंगा। वेनगंगा नीचे की ओर आ रही है, जो कहाँ, यहां से वेनगंगा कहाँ आके मिलती है? गोदावरी में। इमेज थोड़ा सा लिखा हुआ उसी में बना दिया मैं। ये गोदावरी नदी है। गोदावरी में कौन सी नदी आके मिलती है? वेनगंगा, जो महाराष्ट्र में बहती है ना। और ये जो वेनगंगा है उसकी सहायक नदी है बाघ नदी, जो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ से इसका कनेक्शन है। और ये इस प्रकार से बहते हुए आती है कि इस दोनों क्षेत्र में, महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ में, क्या बनाती है? ये सीमा रेखा बनाती है। गोदावरी की सहायक नदी वेनगंगा में जाकर के मिल जाती है। क्योंकि ये अपवाह तंत्र का हिस्सा है और छत्तीसगढ़ के इससे कनेक्शन है, इस कारण से इसको हमको पढ़ना पड़ता है। चलिए, अब नया अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र थोड़ा समझ में आया। उसके बाद बीजापुर में छोटे छोटे और नदियां हैं। चिंता बांगू गुफा सुने हैं? चिंता बांगू, उसमें नदी का नाम पे चिंता बांगू। गंगा अपवाह तंत्र को थोड़ा देखें और समझने का प्रयास करेंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले से गंगा नदी बहती है? आप बताएंगे। छत्तीसगढ़ के किस जिले से गंगा नदी प्रवाहित होती है? पीछे वर्मा जी। लेकिन प्रवाहित होती है। हाँ, छत्तीसगढ़ में गंगा नदी नहीं बहती। ठीक है, कहाँ बहती है? उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से बहते हुए चली जाती है। लेकिन गंगा अपवाह तंत्र की बात फिर से वही है कि जब गंगा अपवाह तंत्र की बात करेंगे तो उसकी जो सहायक नदी है गंगा की, जिसका नाम है सोन नदी। तो सोन नदी कहाँ बहती है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में? सोन नदी भी नहीं बहती छत्तीसगढ़ में। अब दोनों नदियां नहीं बहती तो उसकी सहायक नदी फिर देखें। गंगा नहीं बहती तो उसकी सहायक नदी बहती होगी, वो भी नहीं बहती तो उसकी सहायक नदी बहती होगी, है ना। तो ऐसे समझने का प्रयास करें। छत्तीसगढ़ को अगर हम लोग ऊपर के हिस्से को देखें, मैं ऊपर बस के हिस्से को बना देता हूं, है ना। ये इतना हिस्सा है। ये वाला जो एरिया है, ये क्षेत्र जो कहलाता है अमरकंटक। क्या कहलाता है? अमरकंटक। और अमरकंटक में दो नदियां प्रवाहित होती है, उद्गम होता है। एक नदी जो है, कौन सी नदी? सोन नदी। मांड नदी मैन पाट। कल आए थे आप, तो कैसे फिर गड़बड़ कर रहे हो? ये अमरकंटक से कौन सी नदी जा रही है? ऊपर की ओर जाती है, और कुछ ऊपर जाकर के ढलान के सहारे ये ऐसे निकलती है। ठीक है, कौन सी नदी नाम रखेंगे इसका? सोन नदी। वहीं इस पहाड़ी से निकलते हुए इधर की ओर प्रवाहित होती है, जिसका नाम है नर्मदा नदी। दोनों अमरकंटक की पहाड़ी से निकलकर जाती है। अब इधर से प्रवाहित होती है कौन सी नदी? गंगा नदी आ रही है। गंगा नदी ऐसे होकर जाती है। छत्तीसगढ़ का नक्शा
और छत्तीसगढ़ की स्थिति बहुत अलग है यहाँ से, है ना ही गंगा नदी बह रही है, ना ही सोन नदी बह रही है। लेकिन इसकी जो सहायक है यहाँ, क्योंकि ये वाला क्षेत्र ऊपर का क्षेत्र का ढलान किधर है, उत्तर की ओर। यहाँ से पूरे एरिया का ऊपर का ढलान किधर है, उत्तर की ओर है। उसके बाद का ढलान किधर है, छत्तीसगढ़ के नीचे की ओर है। तो जितने भी नदियां यहाँ से बहती हैं सभी जाकर के किस में मिलती हैं, सोन नदी में जा जाकर मिलती है। तो देखिए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में सोन नदी अपोहा तंत्र पाया जाता है। गंगा अपोहा तंत्र भी बोले और या सोन अपोहा तंत्र भी बोले, तब भी हमारे ऊपर के हिस्से को समझना है। सोन नदी गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, इसलिए इसे गंगा अपोहा तंत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है। गंगा अपोहा तंत्र का विस्तार प्रदेश के 13.63% में है। गोदावरी का 28% था, इसका 13% है। मतलब यहाँ से जितने क्षेत्र जाएंगे वो गंगा नदी के जल स्रोत का 13%, छत्तीसगढ़ के जो हिस्से का 13% भाग जल क्षेत्र का ना, वो यहाँ से कवर होता है। स्पेशली सरगुजा जिला, सरगुजा संभाग, बिलासपुर संभाग और रायगढ़ जिला, ये कुछ हिस्से इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। बिलासपुर का ये बात है, बिलासपुर का मात्र 5% भाग, रायगढ़ का 14% भाग, सरगुजा का 7-8% भाग इसमें शामिल है। ये स्पेशली एक एक करके पूछ दिया जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखें, है ना। पीएससी स्तर पे ये आपको एक एक करके भी पूछा जा सकता है कि तीनों क्षेत्र से कैसे कैसे हिस्सा जल का वितरित हुआ है। अब यहाँ से कौन कौन सी नदियां जाएंगी जो इसमें आकर मिलती है। जिले का नाम मालूम है सबको, ये जिला क्या कहलाता है, ये वाला मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। उसके बाद है कोरिया, उसके बाद है सूरजपुर, उसके बाद है बलरामपुर। बलरामपुर के नीचे क्या है, इधर जसपुर है, और सूरजपुर और बलरामपुर के नीचे सरगुजा है। बस ध्यान रखेंगे इतना, उस हिसाब से आगे इस पे मैप बनेगा। तो पहले सोन नदी के बारे में जानकारी, सोन नदी अभी मैं बनाया था। सोन नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ी से निकलते हुए ये पश्चिम से पूर्व की ओर, है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए, पश्चिम से पूर्व की ओर बहते हुए, पश्चिम किधर है, इधर, तो इधर से इधर की ओर बहते हुए ऐसे गया, मध्य प्रदेश पार करते हुए उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार की राजधानी पटना में जाकर के कहाँ मिलती है, गंगा नदी में जाकर मिलती है। तो ये कहाँ जाती है, किसमें मिलती है, इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि उसकी सहायक नदियां हमारे राज्य में है, वो कहाँ कहाँ से उद्गम होता है और कहाँ मिलती है। जो आपके लिए ये जो लाइन सबसे महत्वपूर्ण है, सोन नदी की जो सहायक नदियां हैं जिसका नाम क्या है, जिसको आपको पढ़ना है, रिहंद नदी पढ़ना है, गोपद, बनास, कन्हार, ये 4 नदियां आपको ध्यान में रखना ही है, नेयूर और बिजाल करके। आज बहुत लोग गायब हैं पीछे। स्टेटमेंट में प्रश्न आता है इससे, तो ध्यान रखेंगे। सोन नदी अपोहा तंत्र की अधिकतर नदियां उत्तर की ओर बहती है ना, 3-4 स्टेटमेंट रहेगा। तो उसमें भी अब नदियां जो होती है निकलने के बाद पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है ना। फिर है कि सोन नदी छत्तीसगढ़ के अपोहा तंत्र का हिस्सा है, नहीं है, ऐसे 3-4 बातें, या उसकी सहायक नदियां हैं, नहीं है, ये जोड़ जोड़कर आपको कथन कारण वाले, कथन कारण नहीं, कूट वाले, 1 सही, 2 सही, 1, 2, 3 सही, है ना, ये भी प्रश्न का नेचर है। तो पहला देखें, सोन नदी की सहायक नदियां कौन सी है। उद्गम है अभी, इसका उद्गम उस समय भी इसको कराया था, एमसीबी जिले के कौन से तहसील, भरतपुर तहसील, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर तहसील खुद जिला है। तो यहां से उसका क्या होता है, उद्गम होता है और ऐसे निकलते हुए ऊपर चले जाती है। कौन सी नदी है ये, बनास नदी। इधर से कौन सी नदी जा रही है, सोन नदी। किसमें मिल गई, सोन नदी। इसी पर एक नदी जाकर मिलती है जिसका नाम है गोपद। दोनों चीजें समझ में आ रही है। बनास नदी कहां से निकलती है, भरतपुर तहसील के मांझा टोली पहाड़ी से निकलते हुए जाती है और कहां मिल जाती है, सोन में मिल जाती है। वहीं गोपद कोरिया से निकलते हुए कहां मिलती है,
बनास में मिलती है। ठीक है, इससे ज्यादा समझ आपको इसमें आएगा कहाँ कहाँ किससे मिलती है। तो बनास की सहायक क्या हो गया? गोपद। और सोन की सहायक बनास। गंगा की सहायक सोन। कोरिया जिले के सोनहट की पठार से निकलती है, बनास नदी में जाकर मिल जाती है गोपद। सबसे ज्यादा प्रश्न जो बन रहे हैं नदियों के बारे में मध्य क्षेत्र की नदियों से बनते हैं, है ना। अब ये सब बचे हुए हैं प्रश्न बनने में, तो अब इसको भी आप लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से कनेक्शन इसका है। एक और है, कौन सी नदी? नेउर। सुने होंगे नेउर। नेउर नदी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की भी सीमा रेखा बनाती है, इसलिए पढ़ा जाता है। इस क्षेत्र में मध्य प्रदेश कहाँ तक है, कोई बताएंगे? यहां से नीचे तक का एरिया, ऐसे में अगर बॉर्डर बना दूं ऐसे, तो ये पूरा कौन सा है? मध्य प्रदेश। और इधर पूरा ये हो गया यूपी, ये हो गया पूरा एमपी, और ये हो गया जेएच, कौन सा? झारखंड। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के राज्य के बीच क्या बनाता है? ये सीमा रेखा बनाता है। कौन सी नदी? नेउर नदी। सबसे ज्यादा और महत्वपूर्ण है तो ये है रिहंद नदी। रिहंद नदी क्यों इसको महत्वपूर्ण माना गया है? क्योंकि इसकी जो विशेषता है, इसमें एक बांध बना हुआ है, इसी कारण से हमेशा ही महत्वपूर्ण हो जाता है। यहां से उद्गम होता है, उद्गम क्षेत्र क्या हो जाएगा? सरगुजा। मैन पार्ट है, मैन पार्ट में छुरी मतिरंगा की पहाड़ी है। ये खुरी नहीं, छुरी। कौन सी पहाड़ी? छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। और मैन पार्ट के नीचे का हिस्सा मान नदी आती है, और उधर का हिस्सा रिहंद नदी। जब रिहंद नदी प्रवाहित होती है तो सरगुजा के बाद जाती है सूरजपुर, सूरजपुर के बाद जाती है बलरामपुर, और कौन से राज्य की ओर चली जाती है? यूपी। ठीक है, एकदम ध्यान से समझिए कहां से कहां चली जाती है। सरगुजा से निकलती है, सूरजपुर और बलरामपुर होते हुए उत्तर प्रदेश चली जाती है। और यहीं पर एक अभी सीजीपीएससी छात्रावास जो पेपर हुआ था, सीजीपीएससी का छात्रावास, छात्रावास नहीं, अधीक्षक, केवल अधीक्षक, उसमें इस नदी के बारे में और थोड़ा सा और बेसिक जानकारी पूछा गया था कि जो जलप्रपात है, जलप्रपात रिहंद नदी में, जलप्रपात नहीं, जो अभ्यारण्य है, कौन सा अभ्यारण्य है? यहाँ सूरजपुर के बारे में स्टेटमेंट था, सूरजपुर में एक अभ्यारण्य है। कौन सा अभ्यारण्य? तमोर पिंगला अभ्यारण्य, सुने होंगे, बहुत फेमस अभ्यारण्य है। तो तमोर पिंगला अभ्यारण्य का जो लोकेशन है इस प्रकार से इस क्षेत्र में है, सूरजपुर का क्षेत्र है, ये आधा बलरामपुर का क्षेत्र है। तो ऐसे प्रवाहित होते हुए स्टेटमेंट था कि रिहंद नदी तमोर पिंगला होते हुए प्रवाहित होती है, उसमें स्टेटमेंट में था, और उत्तर प्रदेश होते हुए आगे जाती है। नदी की लंबाई कितनी है? 250। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के चौपन के समीप सोन नदी में जाकर के मिलती है। छत्तीसगढ़ की सीमा पर रिहंद बांध बनाया गया है। कुछ नहीं होगा। सहायक नदियां, जो रिहंद बांध है इसका नाम और स्पेशली रखा गया है ये गोविंद वल्लभ पंत जलाशय या रिहंद जलाशय। छत्तीसगढ़ में नहीं है ये, बिल्कुल ध्यान रखेंगे, लेकिन ये रिहंद बांध पर है, रिहंद नदी पर है, और रिहंद नदी का कनेक्शन सीधे छत्तीसगढ़ से है। जैसे ही छत्तीसगढ़ का बॉर्डर पार होता है उस पर पानी रोक करके उत्तर प्रदेश वाले क्या बना लिए हैं? बांध। अगर छत्तीसगढ़ में वो बनता तो छत्तीसगढ़ के लोग क्या होते? पोषित होते, है ना। तो आगे बना हुआ है, नाम रखा गया है गोविंद वल्लभ पंत सागर जलाशय। कुछ कुछ
सहायक नदियां नाम याद रखेंगे, मोरनी, महान, घुनघुट्टा, सूर्या। थोड़ा सा ध्यान पूर्वक इस सबको पढ़ना है। मोरनी, महान, घुनघुट्टा, सूर्या। इसको मत भूलिएगा। पुराना नाम, प्राचीन नाम क्या है? रेन नदी। और रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कही जाती है, मानी गई है। बस्तर की जीवन रेखा क्या हो गई? इंद्रावती। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी, और सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी। कुछ जगह पर ये जो प्राचीन नाम है, रिहंद की सहायक नदियां हैं, ऐसा लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को। बहुत जगह पे ये मिलता है कि इसी का पुराना नाम रेंड नदी। चलिए, एक और महत्वपूर्ण, कन्हार नदी। कन्हार नदी भी किसकी सहायक है? सोन नदी की। इसका जो उद्गम है ये छत्तीसगढ़ के किस हिस्से होगा? इस हिस्से से। यहां पर जसपुर जिला है। जसपुर जिले में एक तहसील है, कौन सी तहसील? बगीचा तहसील। बगीचा तहसील की चोटी, बखोना चोटी। यहाँ पर बखोना चोटी का दो हिस्सा है। नीचे का हिस्सा पंडरा पाठ है ना, खुर्जा पहाड़ी, और ऊपर का हिस्सा बखोना चोटी। इस चोटी से निकलते हुए ऐसे बहते हुए जाती है कौन? कन्हार। और इधर से आने वाली कौन सी नदी है? सोन नदी में जाकर के मिल जाती है। 115 किलोमीटर लंबी है। एकदम बेसिक जानकारी। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर कन्हार नदी पर एक जलप्रपात है बलरामपुर जिले में। कौन सी जलप्रपात? कोठली जलप्रपात। सुने? कोठली जलप्रपात कहाँ है? कन्हार नदी में। और महत्वपूर्ण जानकारी ये कि ये जो है, ये जो राज्य है, कौन सा राज्य है ये? झारखंड। कौन सा राज्य है? झारखंड। तो ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच क्या करता है? सीमा रेखा बनाते हुए ये आगे निकलता है। इसको देख लें, अभी इमेज भी देखेंगे। जसपुर और बलरामपुर जिले में बहती है, अभी हमने ड्रा किया था वैसी। कुछ सहायक नदियां हैं, छोटी छोटी जो नदियां नाले हैं वो आकर मिलती हैं, जिसमें महत्वपूर्ण है कौन कौन से? सिंदूर, गलफुला, पैजन, चनान। और ये चनान को भी पूछा गया था कौन से में? अभी वही जो अधीक्षक बोल रहा हूं मैं, सुपरिटेंडेंट सीजीपीएससी का, उसमें पूछा गया था पवई जलप्रपात किस नदी पर है? पवई जलप्रपात। तो पवई जलप्रपात किस नदी पर है? चनान नदी। छोटा सा नाला है। एक एक आप ऐसी थोड़ा देख देख के बस निकल जाएंगे तो गड़बड़ है। आपको 100% चीजों पे पकड़ रखनी होगी किसी भी एग्जाम के लिए। अब कौन सा छोड़े कौन सा पकड़े, अब भूल जाइए, सबको आपको ध्यान में रखना है। जसपुर जिले से उत्तरी सीमा से निकलकर सरगुजा के दक्षिण पूर्व के पूर्वोत्तर की ओर छत्तीसगढ़ झारखंड के बीच क्या बनाती है? ये सीमा रेखा बनाते हुए सोनभद्र जिले में प्रवेश करती है और ये आगे निकल जाती है। एक महत्वपूर्ण स्थल है इस नदी में, कौन सा? दीपाडी। दीपाडी क्यों पढ़ा जाता है? दीपाडी पुरातात्विक स्थल है। बहुत सारे मंदिर या खंडित मूर्तियों के अवशेष दीपाडी में मिले हैं। और कौन सी नदी के किनारे पे ये है? कन्हार नदी के किनारे पे, बलरामपुर पे ये स्थित है। 3 नदी अपवाह तंत्र थे, उसका एक इमेज है, इसमें देखिए। ये जो हिस्सा है अमरकंटक से, इस हिस्से से निकल करके ये चली जा रही है, इसमें जाकर के बनास मिलती है। और ये गोपद जो है बनास में आकर मिलती है, इसमें उसमें मिला दिया गया है ना, ये इसमें आकर के मिल जाती है। छोरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलते हुए रिहन नदी बीचों बीच कहाँ जाती है? सोन नदी में। कुछ सहायक नदियां हैं, खरपारी नदी, पीपर कछार नदी, महान नदी, गोबरी नदी, मोरन, घुनघुट्टा, रामदिया, मारन, गोकनाई। अब इतने सारे नाम इसमें भी दिए गए हैं और मैंने उल्लेख नहीं किया है, तो ध्यान रखेंगे। कन्हार की स्थिति यह है कि ये बखुना चोटी जसपुर से निकलते हुए ऐसे जाकर दीपाडी है, ये चनान आकर मिलता है। चनान में यहीं पर है पवई जलप्रपात। सूर्या है, पैंजन है, घेर्रा, गलकुला, ये सब नाम आपको धीरे धीरे याद होंगे, एक साथ याद नहीं होने वाले हैं।
मैं तो इसकी लंबाई चौड़ाई भी कुछ नहीं बता रहा हूँ, केवल सहायक नदियां बस एक बार में देख लें तो ध्यान में रहेगा। ये गंगा में आकर सोन मिल रही है। दो नदियां हैं, नर्मदा उपवाह तंत्र में नर्मदा नदी उधर प्रवाहित हो रही थी, उसमें जाकर भी हमारे यहाँ कुछ नदियां मिलती हैं। कौन से अपवाह तंत्र का हिस्सा है ये? नर्मदा अपवाह तंत्र, सबसे छोटा अपवाह तंत्र है ये। दो नदियां आती है, दो नदियों के नाम है कवर्धा से निकलने वाले, और वो है टाडा और बंजर। ठीक है, ये इस हिस्से में छत्तीसगढ़ की यहाँ से अमरकंटक से इधर जा रही है नर्मदा नदी, तो यहाँ से कवर्धा से बंजर और टाडा दो नदियां जाकर के मिलती हैं। दोनों नदियों को उद्गम कहाँ से होता है? कवर्धा। अमरकंटक का कनेक्शन कवर्धा से क्यों है? क्योंकि वो सीमा साझा करता है, जुड़ा हुआ है ना। आप लोग एक यहीं आगे जाएंगे तो नर्मदा करके क्षेत्र है, छोटा सा गांव है, वहां से आप डायरेक्ट अमरकंटक को जा सकते हैं, है ना। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान के लिए रास्ता भी वही है, उधर से आप गुजरे होंगे तो। वो ये नर्मदा नहीं है ना नदी वाली, उस छोटी छोटी नर्मदा है, वहां पे कुंड है, नर्मदा कुंड प्रसिद्ध स्थल है वो। नर्मदा गांव का नाम है ना। छुई खदान से और आगे जाएं, छुई खदान और गंडई के बीच में एक स्थान है नर्मदा। और ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, कौन सा अपवाह तंत्र? ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। ये भी छत्तीसगढ़ में ना ब्राह्मणी अपवाह तंत्र बहती है, ना ही इसका हमारे यहाँ ज्यादा कनेक्शन है। मात्र इसमें क्या है, इस अपवाह तंत्र का एक नदी है शंख नदी, और शंख नदी जसपुर से निकलती है, छोटी सी नदी है, वो जाकर के मिल जाती है इस क्षेत्र ब्राह्मणी में, इस कारण से इसको पढ़ा जाता है। बहुत कम पूछा गया है, लेकिन कौन सा अपवाह तंत्र है ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा। ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में बहती है, और उड़ीसा में बहुत लंबे क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। उसी का हिस्सा है कौन सा? शंख नदी। शंख नदी का कनेक्शन जसपुर से है, उड़ीसा में जाकर के मिल जाती है, छोटा सा हिस्सा है ये। तो ये नदी तंत्र था। सबसे ज्यादा पढ़ना पड़ेगा आपको मध्य में क्षेत्र में बहने वाली नदियां, और बस्तर क्षेत्र में नदियां जो बहती हैं या नाले जो बह रहे हैं उस पर बनने वाले जलप्रपात। नदी के साथ ही जलप्रपात पढ़ा जाता है, एक साथ जलप्रपात पढ़ें। अब आधा काम आप लोगों का ये हो गया है कि जिस नदी का नाम जानते हैं और जिले का नाम जानते हैं, तो जलप्रपात अगर आता है और नदियों के नाम मालूम है तो जिला या स्थल आप लोग पहचान लोगे, है ना। जैसे चनान आ गया था, ठीक है। अब चनान अगर बस्तर क्षेत्र का नाम आता है इस आसपास के जलप्रपात का, तो आप थोड़ा सा बना सकते थे, इस क्षेत्र में तो ऐसा नहीं होता। तो उसको देखें, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा देख लेंगे जलप्रपात। जलप्रपात क्या होते हैं बताएंगे, कोई डेफिनेशन बताएंगे एकदम। जलप्रपात क्या है? ये जलप्रपात कौन सा जलप्रपात दिख रहा है? कौन सा जलप्रपात है? जलप्रपात क्या होते हैं? जलप्रपात प्राकृतिक ऐसे स्थल हैं, या समझें कि कोई नदी है या नाला है, सामान्य तौर पर प्रवाहित होते हुए बहती जाती है, लेकिन एकाएक हमको मिल जाती है खाई। जब खाई मिल जाती है तो वो जल धारा जो है ऊंचे स्थान से गिर करके सीधे नीचे आती है, और वो ऐसी संरचना बना लेती है कि उसके बाद फिर से वो उसी फ्लो में बहना शुरू हो जाता है ना। तो वहां पर जो बनते हैं जलप्रपात प्राकृतिक सौंदर्यता का एक प्रतीक है, सीधी बात है ना। जलप्रपात क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। और आज के समय में छत्तीसगढ़ में सैकड़ों जलप्रपात हैं। कुछ जलप्रपात आज लोग जान रहे हैं, कुछ जलप्रपात आज ऐसे भी हैं जो लोगों की पहुंच से दूर है, जो धीरे धीरे, क्योंकि बस्तर क्षेत्र में और पहाड़ी क्षेत्र में ही, सरगुजा और बस्तर क्षेत्र में ही आप लोगों को ज्यादा जलप्रपात मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मध्य क्षेत्र समतल है, समतल में कोई नदियां बहती है तो उतने बड़े खाई पहाड़ियां आपको नहीं मिलेगी जिससे वो गिरे, है ना। तो जितने जलप्रपात आपको मिलेंगे, कोई ना कोई पहाड़ी या कोई ना कोई जलधारा ऊपर से नीचे हुए गिरते हुए मिलेंगे। मैदानी क्षेत्र में जलप्रपात नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलते हैं, मिलेंगे भी तो वो पहाड़ी इलाके में ही मिलेंगे। तो प्राकृतिक रूप से जलप्रपात को पढ़ा समझा जाता है। इसकी विशेषता क्या है?
विशेषता ये है, और पढ़ना क्या है जलप्रपात में, पहला ये पढ़ना है कि जलप्रपात कौन से नदी पर है, पहला चीज बस, और किस जिले पर है, दो चीज ध्यान रखना है। उसके अलावा उसकी लंबाई चौड़ाई, जो कुछ विशेषताएं कई जगह है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कितना मीटर है, कितनी चौड़ाई है, और स्पेशली क्या विशेषता है आसपास, वो ध्यान रखते हुए आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, पहला जलप्रपात देखें कौन सा है, चित्रकूट जलप्रपात। इसको चित्रकूट कहा जाता है, असली शब्दावली है क्या, कोट, चित्रकूट नहीं कहा जाता, चित्रकोट शब्द के उपयोग किया जाता है। जिला पूछा जाएगा तो कौन से जिले में स्थित है, बस्तर जिला, पहला ध्यान रखेंगे। इसको अब पूछना बंद कर दिया गया है, लोग इससे परिचित हैं, है ना, लेकिन अगर एडिशनल जानकारी पूछ दे तो आप फिर परेशान हो सकते हो। एडिशनल जानकारी ये है कि किस नदी पर है ये, इंद्रावती, ये भी ध्यान हो गया। इंद्रावती कल बताया था, इंद्रावती में चित्रकूट नामक गांव में ये मिलता है। ऊंचाई कितनी है, 90, ये दूसरी विशेषता हो गई। 90 फीट ऊंची है, मतलब हाइट उतनी ज्यादा नहीं है लेकिन चौड़ी बहुत है ना, सबसे चौड़ा जलप्रपात है, छत्तीसगढ़ की सबसे चौड़ी जलप्रपात है, इस कारण से इसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। नियाग्रा सर्च किए, देखिए कोई, देखिए आप, नियाग्रा जलप्रपात देखिए, ये तो बहुत अभी के मौसम का है, ये बरसात के समय में आप यहाँ घूमने जाएं, जलप्रपात देखने जाए तो सेम आपको नियाग्रा जैसा अनुभव होगा। और इसकी विशेषता, विशेषता ये है जो आप लोगों को लिखना भी चाहिए, जो पूछ सकता है एडिशनल, ये नहीं पूछेगा, ये चीजें आपको लिखित एग्जाम के लिए भी आपका काम आ सकता था, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ये, वहां जाते हैं तो रोमांच महसूस होता है, ऐसा प्रश्न तो नहीं बन सकता, है ना। ये ध्यान रखेंगे, चित्रकूट जलप्रपात के बाएं किनारे पर मंदिर है, भगवान शिव को समर्पित एक मंदिर है, और वहां पर छोटी सी गुफा है, और गुफा का नाम रखा गया है पार्वती गुफा। हो सकता है शिव गुफा और पार्वती गुफा छत्तीसगढ़ में अनेकों हों, लेकिन ध्यान रखें यहाँ पर भी एक घूमने जाएं तो ये स्थल आपको मिलेगा। तीन चीजें ध्यान रखना है, सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 520 फुट। ठीक, अभी बदलने बोलूंगा अब मैं, चलो फुट नहीं बोल के फीट बोल देता हूं, ठीक है, फीट और फुट में क्या अंतर है, ये दोनों में अंतर बताओ, फिर उसके बाद कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसकी चौड़ाई नापेंगे, वो बहुत नापते सचिव, कितना है, रोज नापते हो सर आप, कितना, यही है क्या, ये क्या है बताइए, आप बताओ, हाँ, रोज नापते हो आप, हाँ, वो किसका फीट है, 13, 13 × 13, उसका काम वाला है भाई, सचिव जी हैं, सचिव जी मनरेगा का काम करते हैं, मनरेगा में जो एरिया जिसको, हाँ, लंबाई गुनी चौड़ा गोदी मिलता है, तो कितना लंबाई चौड़ाई किया जाता, शायद 13 13 है ना। ये भी प्रश्न है, आप अगर एडीओ की तैयारी करते हैं ना लोग, एडीओ, तो एडीओ में ये 13 × 13 को तो ध्यान रखना भी पड़ता है। चलिए 520 फुट है, आगे बढ़ते हैं। अगला जलप्रपात है, ये क्या हो गया, सात धारा जलप्रपात। सात धारा जलप्रपात कहाँ पर है, जिले का नाम बिल्कुल ध्यान रखेंगे, क्योंकि सात धार और सात देवधार दोनों अलग अलग जलप्रपात हैं, दोनों अलग अलग जगह पर है, तो सात धार बोले या सात धारा बोले बिल्कुल ध्यान रखेंगे। सप्तधारा,
सप्तदेव धारा, ये सप्तधारा यही है, सात धार। सप्तदेव धारा बोल रहा हूँ या सात देव धारा जो बोल रहा हूँ ना, वो अलग है, सप्तदेव धारा अलग है। कहाँ स्थित है? सात धाराओं का अलग अलग क्षेत्र से धाराएं आ रही हैं, मिल रही हैं। और यहाँ आप लोग गए भी होंगे तो आपको जो चट्टान मिलेंगी वो भेड़ाघाट के सौंदर्य जैसे देखने को मिलता है। अब भेड़ाघाट नहीं गए होंगे तो भेड़ाघाट की सौंदर्यता समझ में नहीं आएंगी। वहां जो चट्टाने, बहुत बड़े बड़ी चट्टाने उभरे हुए हैं, वहां से पानी बहुत सफेदी रंग की प्रवाहित हो रही है। वैसी स्थिति इस जगह पे जाएं तो आपको थोड़ा सा भेड़ाघाट के जैसे एहसास होगा। चट्टाने हैं, अलग अलग धाराएं आ रही हैं। धारा का नाम भी ध्यान रखेंगे, बोध धारा, कपिल धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा, शिव चित्र धारा। आसानी से धारा पहचानना नहीं जा सकता, थोड़ा सा मुश्किल काम है। वहां जाएं घूमें तो समझ में आएगा। जिला याद रखेंगे, कौन सा जिला है? बीजापुर जिला। और रास्ता है, कहां से जाएंगे? बारसूर होते हुए आगे जाते हैं। बताना, दो चीजें याद रखें, नदी याद रखें और जिला याद रखें। पहले बार में पढ़ाई कर रहे हैं तो नदी और जिला। तीरथगढ़ जलप्रपात, अभी मैंने बताया था तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है, बिल्कुल सोच के बताइए। मुनगा बहार, है ना, मुनगा बहार की स्थिति है। तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के किस जिले में होंगी? जिले का नाम क्या हो जाएगा? बस्तर जिला। कांगेर घाटी पर है, नाले का नाम है, नदी का नाम है मुनगा बहार। कहाँ से जाते हैं, कितना दूर है, ये आप लोगों की काम का है कि ये जगदलपुर से जाएंगे तो 35 किलोमीटर। कौन सी दिशा में जाना पड़ेगा? दक्षिण पश्चिम। ऐसा भी पूछा जा सकता है क्योंकि ये बुक की जानकारी है और मानक बुक की जानकारी में दिशाओं सहित चीजें बताई जाती है। ये कॉन्सेप्चुअल है, यही तो कैसे आएगा फिर जो आपका प्रश्न रहता है ना, बनता कैसे है ना। तो पहला है कि तीरथगढ़ जलप्रपात बस्तर क्षेत्र के जगदलपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। स्टेटमेंट है ये, है ना। तो कथन कूट वाले में बिल्कुल लाइन टू लाइन, पहला कूट हो गया, ये दूसरा कूट हो गया, ये तीसरा कूट हो गया, है ना। 300 फीट है। ऊपर से नीचे कितने फीट गहराई पर गिर रही है पानी? 300 फीट ऊपर से नीचे गिर रही है। सहायक नदी है, एक है मुनगा और बहार, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? मुनगा बहार। और जाकर के ये कांगेर में मिलता है। और कांगेर कहाँ मिलता है? सबरी में मिलता है। सबरी कहाँ मिलता है? गोदावरी में मिलता है। गए तो होंगे यहाँ। ये है कौन सा? तीरथगढ़ जलप्रपात। इसके बाद जैसे ही इस जगह से इधर और आएंगे तो इतने ऊपर से फिर से एक गिर रही है, फिर आएंगे तो फिर से है ना। बहुत ज्यादा, ये तीनों की ऊंचाई के हिसाब से 100 फीट के हिसाब से मान लीजिए 300 फीट है ये। सात धारा जिला याद रखेंगे, मैं ऊपर वापस वापस रिकॉल होऊंगा। सात धारा बीजापुर, चित्रकूट नदी इंद्रावती, ये नदी मुनगा बहार। अब कुछ जलप्रपात लाइन टू लाइन, बस ऐसा है। सभी के इमेज अभी मिलेंगे कुछ कुछ के। तांबड़ा घूमर कौन से जिले में? जगदलपुर। जगदलपुर जिला कौन सा आ जाएगा? बस्तर जिला। तीरथगढ़ अभी कौन सा देखे हैं? चित्रधारा, चित्रधारा तो चित्रशाला लिखा है जगदलपुर। थामड़ा घूमर वही है बस्तर जिला। चित्रकूट बस्तर। मेदिनी घूमर लाइन टू लाइन है, आप जाते जाएं सभी जलप्रपात मिलते जाते हैं। कितने जलप्रपात आप लोग घूमने गए हो, कितने जलप्रपात देखे हो, वही याद रहेंगे आपको। इसलिए जलप्रपात देखना है तो क्या करें, एक बार सभी जलप्रपात घूमने जाएं। नाम है, ऐसा आप लोगों को 10 से 20 बार पढ़ने में भी याद नहीं होने वाला है ना। इसलिए सभी जलप्रपातों को लाइन टू लाइन क्या करें आप, नोट्स बनाएं, लिखें। लिखने से कुछ तो याद होगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि जिले वाइज विभाजित करें। बस्तर वाले कितने हैं, सरगुजा वाले कितने हैं, रायपुर वाले कितने हैं, तो आपको थोड़ा सा सरलता होता जाएगा। मलाज कुडुम है,
कांकेर, चर्रे मर्रे कांकेर, अमृतधारा कोरिया, रामदहा कोरिया, गवरघाट कोरिया, अकोरी नाला कोरिया, सवाई वाटरफॉल सरगुजा, केंदई कोरबा, राजपुरी जसपुर। ऐसे कितना पढ़ेंगे, कितना याद करेंगे, नहीं बैठने वाला दिमाग में, है ना। ये सब तो गए होंगे, घटारानी जतमई, गरियाबंद, हांदावाड़ा, नारायणपुर, हरिमकरा, हरिमरका, नारायणपुर, दनगरी, जसपुर। ये दनगरी अभी चर्चा में था बीच में, है ना। झोझा कहाँ है, जीपीएम, झारालावा, दंतेवाड़ा। चलिए अब संक्षिप्त, थोड़ा सा टेंशन मत लीजिए, उसको याद नहीं करना है, उसका एक एक करके जानकारी बताते जाता हूँ। चिंतित हो गए थे, टेंशन नहीं लेना, एक एक करके देखिए। सबका इमेज भी है, रियल इमेज है। बस्तर में कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। उस कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच में क्या बहती है, नदी बहती है, जो नदी के नाम पर ही राष्ट्रीय उद्यान को रखा गया है ना। जो तीरथगढ़ हमने देखा, तीरथगढ़ जलप्रपात अपने आप में वो राष्ट्रीय उद्यान में स्थित जलप्रपात है। 200 वर्ग क्षेत्र में पूरा घूमने का अगर अवसर मिले तो घूमिएगा। वहां पे अगर कुटुमसर गुफा भी बोला जाए तो उसी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है, तीरथगढ़ बोला जाए उसी राष्ट्रीय उद्यान में, कांगेर उसी राष्ट्रीय उद्यान में। छोटा है, ऊंचाई है मात्र 20 फीट, बहुत कम है, 20 फीट की ऊंचाई है। यहाँ से देखें छोटा सा ऐसी लेयर में ये नीचे जाता है। कांगेर नदी में स्पेशली एक और चीज जो याद रखना है, वहां पर एक है जगह, थोड़ा सा तालाब जैसा स्थान है जिसका नाम है भैंसा दरहा। भैंसा दरहा में को भैंसा दरहा क्यों कहा जाता है? नहीं, तालाब भैंस जैसे दिखता है बोल रहे हो? इसकी विशेषता ये है, पुस्तकों में लिखी गई बात बता रहा हूँ, कि यहाँ पर अभी तक जितने चीजें हैं आप लोगों ने देखा होगा, भैंस जो है किसी भी तालाब में हो या बांध क्षेत्र में हो, अब वहां अगर वो घुसती है तो आसानी से तैरते हुए निकल जाती है। यहाँ माना जाता है कि भैंस अगर वहां पे जाता है तो वो तैर नहीं पाता है, डूब जाता है, हो सकता है गहराई हो, है ना। इस कारण से उसका नाम भैंसा दरहा रखा गया है, उस तालाब या स्थान का नाम। वहां पर अभी की विशेषता यह है कि वहां पर क्या मिलते हैं, मगरमच्छ। और मगरमच्छ बहुत पहले से वहां पे मौजूद हैं, और प्राकृतिक रूप से देखा गया कि मगरमच्छों को वहां पे और संरक्षण प्राप्त किया जा रहा है, नेचुरली रूप से वहां मिल रहे हैं। बाहर से कोई मगरमच्छ नहीं लाया जाता है, वहां प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ देखे मिलता है। अभी एक जलप्रपात अभी देखिए इंद्रावती में, सात धारा। सात धारा जो जलप्रपात है उसके जस्ट आगे इंद्रावती में ही वहीं पास का क्षेत्र है, उसमें भी मगरमच्छ आपको आसानी से देखने मिलता है बारसूर में। गर्मी के समय में वो रेत किनारे में आकर बैठे रहते हैं। थोड़ा सा अगर लापरवाही वहां किए तो आपके ऊपर अटैक भी हो सकता है, तो ध्यान रखेंगे। अब कांगेर जो धारा है वो कहाँ है, जिला बस्तर, और स्थिति क्या है इसकी, भैंसा दरहा वहां पे स्थान है जहां पर क्या मिलते हैं, भैंस नहीं, क्या मिलते हैं, मगरमच्छ। ऑप्शन में हमेशा रहता है, भैंसा दरहा में पाए जाते हैं क्या, मगरमच्छ, भैंस नहीं। अब ये है भैंसा के बाद हाथी दरहा, तो फिर से ऐसा स्थान जहां हाथी डूबता नहीं है, इसका नाम ही रखा गया है इस स्थिति के हिसाब से। ये ध्यान रखेंगे, इसको एक और नाम से जाना जाता है, मटनार नाला। ये इसका नाम है मटनार, ये है मटरा लिखा हुआ है, मटनार है। मटनार नाला पर ये है, ये ऊंचाई से गिरता है, और जिला का नाम भी देखें तो बस्तर जिला ही है, जगदलपुर बोल दिया गया है, मतलब बस्तर जिला है। विशेषता है इस जलप्रपात को आज के समय में कौन सा घूमर कहा जाता है, मेदनी घूमर जलप्रपात, ठीक है।
आजकल कुछ कुछ छत्तीसगढ़ी जो एल्बम बनते हैं इसी मेदिनी घूमर के आसपास बहुत सारे शूटिंग हो रहे हैं। अब ये आप कहाँ हैं, ये जैसे ही आप कौन से नदी कौन से जलप्रपात देखते हैं, चित्रकोट अगर देखते हैं तो चित्रकोट जलप्रपात के बाद एक रास्ता गया है बारसूर की ओर। कहाँ की ओर? बारसूर की ओर। तो चित्रकोट से बारसूर जाते हैं तो रास्ते में ही मेदिनी घूमर मिलता है, रास्ते में ही तामड़ा घूमर मिलता है। और ये मेदिनी घूमर बहुत बड़ा, सामने में चट्टानों का पूरा मैदान जैसा है बना हुआ है और बहुत ऊपर से नीचे ये गिरते हुए दिखता है। ये एडिशनल जानकारी इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं वहां पे गया हूं। अब कौन सा है? महादेव घूमर। ये कहाँ है? ये भी जिला हो जाएगा बस्तर। कौन सा गांव? मावली भाठा गांव में है। और इसका दूसरा नाम है पुजारी पारा जलप्रपात। पारा के नाम से पुजारी पारा बहुत होते हैं बस्तर क्षेत्र में, है ना। बस्तर हो गया, बीजापुर हो गया, दंतेवाड़ा, इस जगह में पुजारी पारा बहुत मिलेंगे आपको। जिले का नाम बस्तर। पूरे जलप्रपात बस्तर के देख रहे हैं अभी। ये छोटे छोटे शिलाखंडों में है, मतलब ये छोटे छोटे टुकड़ों में ऐसे जलप्रपात बहते हुए नीचे गिरती, ज्यादा ऊंचाई नहीं है, मात्र 15-20 फुट की ऊंचाई से ये खाई में बदल जाता है। ये जलप्रपात है गुप्तेश्वर जलप्रपात। गुप्तेश्वर जलप्रपात की स्थिति यह है कि जो सबरी नदी इधर से आती है, छत्तीसगढ़ की स्थिति है, सबरी नदी ऐसे आती हुई है तो यहाँ पर जगदलपुर से 22 किलोमीटर दूर पर है, जिला हो जाएगा सुकमा। गुप्तेश्वर जलप्रपात किस नदी पर है? सबरी नदी। बाकी के जलप्रपात ऐसे इंद्रावती में है या इंद्रावती की सहायक में देखा है। अभी चित्रधारा देखें, चित्रधारा जलप्रपात भी छोटे छोटे खंडों में बहते हुए नीचे गिरती है। पानी देने से। ये हो गया सात धारा, जिसका डिटेल और इमेज ये है 7 बजे। भेड़ाघाट की सौंदर्यता तो बहुत अलग है, उससे मिलता जुलता स्वरूप है इसका, इसलिए छत्तीसगढ़ का भेड़ाघाट इसको कहा जाता है। इसको अभी जो बताया ना 7 धारा, है ना, बीजापुर और दंतेवाड़ा बॉर्डर में है, नदी है इंद्रावती। तो किस नदी को छत्तीसगढ़ का भेड़ाघाट कहा जाता है? तो वो है 7 धारा जलप्रपात। किस नदी को छत्तीसगढ़ का नियाग्रा, भारत का नियाग्रा कहा जाता है? तो वो चलिए 3 नदियां और देख लेते हैं। तामड़ा घूमर, ये भी है बस्तर में। ये जस्ट चित्रकूट के 3 किलोमीटर पहले एक नाला है। कौन सा नाला? तामड़ा बहार नाला। धीरे धीरे याद होगा, है ना, जोर नहीं देना है, जिला याद रखेंगे और नाला याद रखेंगे। तामड़ा घूमर भी कहा जाता है। ये रानी दरहा कहाँ है? ये भी आपको कहाँ मिलेगा? सुकमा जिले में। सुकमा की स्थिति फिर से नीचे का क्षेत्र है। यहाँ से कौन सी नदी है, बार बार ये नदी आ रही है? सबरी नदी। सबरी नदी में एक जलप्रपात है रानी दरहा। पिछले क्लास में भी मैं बताया था कि 3 चीजें हैं जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। वो है रानी दरहा, रानी दहरा, रानी दाह।
तीनों अलग अलग जिले में हैं, तीनों अलग अलग खासियत हैं। सबसे पहले जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या है, रानी दरहा। ये कहाँ है, छिंदगढ़ जो क्षेत्र है सुकमा जिला का, वहां पे कौन सी नदी, सबरी नदी, सबरी नदी पर ये जलप्रपात स्थित है। रानी दहरा ये कबीर धाम कहाँ है, कबीर धाम में है, और ये हो गया सुकमा में, और ये हो गया जसपुर में। रानी दाह कहाँ है, जसपुर में। तीनों अलग अलग जलप्रपात हैं, तीनों अलग अलग, नाम सिमिलर है थोड़ा सा, इसी कारण से ये तीनों एक साथ लिखे हुए हैं तो आप लोगों को याद हो जाएगा। ये एकाएक, अभी टेस्ट तो होने वाला है कुछ दिन में, मैं इसको टेस्ट में दूंगा, बता देता इसको, इसको दूंगा तो याद कर लीजिएगा। इसको तीनों दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, लेकिन ये भी जानकारी भी ध्यान रखना है। बहुत कठिन प्रश्न बनने वाला है, कब देंगे टेस्ट बताएंगे आप लोग। चर्रे मर्रे जलप्रपात यहां तक देखते हैं। चर्रे मर्रे जलप्रपात ध्यान रखेंगे, ये है, यहाँ पर भी आप लोग घूमने जाएं तो बहुत कहना चाहिए दुर्गम क्षेत्र में स्थित है, बहुत खतरनाक रास्ते से होकर जाना पड़ता है, अंतागढ़ आमाबेड़ा रास्ते पे है। जलप्रपात बहुत अलग अलग खंड में, जैसे टुकड़ों में से बहता हुआ आपको मिलेगा। और ये जलप्रपात जाकर के कहाँ मिल जाता है, या ये नदी जो छोटी सी नाला है वो कहाँ जाकर मिल जाती है, कोटरी। तो कोटरी से पहले जो एक नाला है, उस नाले का पानी बहुत ऊपर से गिर रहा है, जिसको हम लोग कौन सा जलप्रपात बोलते हैं, चर्रे मर्रे जलप्रपात। वही कांकेर के दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में एक और जलप्रपात है, कौन सा, मलाज कुंड जलप्रपात। मलाज कुंड इसलिए आपको ध्यान रखना होगा कि मलाज कुंड जो जलप्रपात है वो जिस नदी पर है, उस नदी को आप लोग याद रखेंगे, दूध नदी। और दूध नदी कब पढ़े थे आप, जब महानदी पढ़ रहे थे, तो महानदी की सबसे पहली सहायक नदी है दूध, जो कांकेर से आकर मिलती है ना। और वो दूध नदी कांकेर जिले के पूरे कांकेर शहर से होकर गुजरती है। कहाँ से उद्गम होता है, इस मलाज कुंड की पहाड़ी से, और वहीं से मलाज कुंड की पहाड़ी से थोड़ा सा ऊपर से उद्गम होता है, बहुत ऊपर से गिरता है, इस कारण से वो जलप्रपात के जैसा ये स्थिति हो गया है। इसका रंग कैसे होता है, साफ सुथरा, क्योंकि चट्टाने बहुत ज्यादा है, तो चट्टानों में आपको गंदगी नहीं मिलेगी, है ना, प्रदूषण नहीं मिलेगा। तो पानी क्या है, बहुत स्वच्छ है, साफ सुथरा है, इस कारण से रंग दूधिया है, और इसी कारण से इस नदी का नाम दूध नदी। बाद में शहर में आकर के इसका रंग मटमैला हो जाता है। ठीक है, इतने पर हम लोग रुकते हैं, और दूसरा जो क्लास रहेगा आगे इस जलप्रपात को करेंगे। ठीक है, अब आपको बनाने हैं क्या, मैथ्स। मैथ्स में आज का जो प्रश्न है, इसका पीडीएफ अभी डाल दूंगा। मैथ्स में आज का जो प्रश्न है वो थोड़ा से कठिन है, और कठिन का मतलब है कि बड़े एग्जाम लेवल के हैं, तो ध्यान पूर्वक बनाएंगे। कोई जा रहे हैं क्या, प्रश्न छाप दिया हूँ आज, प्रश्न लिखेंगे, लिखा लुखाया दोपहर में लिख दिया हूँ मैं आप लोग के लिए।
कुछ समझ में आ रहा है? प्रश्न लिखेंगे और समझने का प्रयास करिए प्रश्न का क्या स्थिति है। प्रश्न व्यवहारिक टाइप का है ना। मैं प्रश्न पढ़ रहा हूं, आपको ध्यान से समझना है। 3 लोग हैं, राम है, मोहन और सोहन। तीनों की कार्य क्षमता है कि अगर एक काम दिया जाता है तो राम 32 दिन में पूरा कर लेता है। उसकी कार्य क्षमता क्या है? 1/32, एक दिन का कार्य क्षमता। मोहन उस काम को करता है, उस एक काम को तो कितना दिन में पूरा करता है? 48 दिन में। और अगर सोहन काम को दिया जाए तो वो 64 दिन में पूरा करता है। ठीक, तीनों ने एक साथ उस काम को, कोई एक काम है, तीनों ने शुरू कर दिया। कार्य क्षमता इतनी है लेकिन तीनों ने काम शुरू किया, और काम शुरू करते करते 4 दिन हुआ था और राम क्या किया? सरेंडर कर दिया। कितने दिन काम किया? 4 दिन। कार्य क्षमता कितनी थी उसका? 1/32, 4 दिन काम किया। फिर उसके बाद 2 दिन बाद, मतलब 4 और 2, 6 दिन बाद, टोटल 6 दिन बाद किसने काम छोड़ा? मोहन भी काम करना बंद कर दिया। बहुत सारा काम था, दोनों छोड़ दिए। अब बचा कौन? सोहन। तो वो सोहन अकेला जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में पूरा करेगा? ये प्रश्न है। तो कुछ लॉजिक लग रहा है? आप तो बहुत दिन बाद आए हो, सोचिए कुछ। जो टॉपिक लगातार बना रहे हैं ना, उनके दिमाग में कुछ चल सकता है, और आज पहले दिन में ये नहीं होने वाला। बनाएंगे एक प्रश्न, ठीक है? इसको ऐसा कर देता हूं, एक एक करके काम देख लेते हैं। पहली बात है, राम का काम कितना है? 1/32। तो ये लिख सकते हैं, राम का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/32। और यहाँ कहता है लेकिन राम 4 दिन बाद काम करना बंद कर दिया। तो राम ने कितना हिस्सा काम किया? तो राम का काम का हिस्सा यहीं पर समझना है। राम का जो कार्य है वो कितना हिस्सेदारी दिया? तो 1/32 एक दिन का काम है, गुणित 4 दिन समय दिया है। तो उसके पूरे तीनों मिलकर जो काम किए हैं उसमें राम का हिस्सेदारी कितना है काम का? 4/32, 4 × 4, 4 × 8 = 32। 1/8 काम किया है वो। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। वैसे ही दूसरा व्यक्ति कौन है?
मोहन। तो मोहन का एक दिन का काम कितना काम कर सकता है वो? एक दिन का काम निकालें तो वो 1/48। ठीक है, तो उसका हिस्सा कितना हो जाएगा? काम का हिस्सा, हिस्सा कहने का मतलब है, इसको मिटा देता हूं फिर यहां लिखता हूं, मोहन के कार्य का हिस्सा। वो तीनों मिलकर जब काम करते हैं तो राम ने 1/8 काम किया, वैसे ही मोहन के कार्य का हिस्सा कितना हो जाएगा? कितने दिन बाद छोड़ा है ये 4 दिन बाद छोड़ा, तो उसके 4 दिन के काम को जोड़ेंगे। 2 दिन और काम किया है, मतलब 4 दिन मिलके काम किया और 2 दिन और काम किया है, तो 6 दिन। तो काम का हिस्सा बराबर हो जाएगा 1/48 गुना 6। 6 कम 6, 6×8 = 48। ठीक, अब कौन बच गया है? सोहन। तीसरी स्थिति किसकी है? सोहन के कार्य, सोहन का एक दिन का काम कितना होगा? 64 होगा। एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/64। और इसने कितने दिन काम किया है पता नहीं, उसी का तो काम निकालना है। मान लेते हैं उन्होंने उसके काम का हिस्सा यहां से लिखेंगे, सोहन के कार्य का हिस्सा हो जाएगा x, है ना। सोहन का काम का जो बचा काम सोहन किया, तो 1/64 उसकी कार्य क्षमता है, तो x दिन काम किया है, तो ये हो जाएगा x/64। सोहन के कार्य का हिस्सा कितना हो गया? 1/64। कार्य का हिस्सा कितना हो गया? 1/64। तो अब फिर से बात को समझते हैं। 3 लोग थे, 3 लोगों में तीनों की कार्य शक्ति ऐसे है, अगर उनको एक दिन एक अकेले अकेले काम कराया जाए तो ये 32 दिन में कर सकता है, ये 48 दिन में कर सकता है, और सोहन पता नहीं 64 दिन में कर सकता है। जब तीनों काम करते हैं, एक साथ काम में लगा दिया गया, तो 4 दिन काम किया और चला गया, मतलब अपनी क्षमता के हिसाब से 1/8 हिस्सा काम करके वो चला गया। ये अपनी क्षमता के हिसाब से भी 1/8 हिस्सा काम करके चला गया। अब बचे हिस्से को कौन पूरा किया? सोहन। तो वो कितने दिन में पूरा किया होगा, है ना। तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ है? सोहन अंत तक काम किया है। चलिए, अब तीनों का काम देखते हैं, तीनों को एक साथ काम कराते हैं। कार्य तीनों का कार्य कैसा है? 1/8, 1/8, x/64। इसको आप सॉल्व करेंगे। अब x का मान आएगा, x किसका मान है? हाँ, वो 48 दिन काम करके समाप्त करेगा, x का मान आएगा, वो उत्तर हो जाएगा आपका। कितना है? चलिए, एलसीएम कितना होगा इसका? 64 हो गया, ये इसमें 8 बार में जाएगा, तो 8 एकम 8, ये भी 8 बार में जाएगा, 8 एकम 8, और ये x एकम s, क्योंकि एक काम की क्षमता है तो बराबर 1, नहीं तो आपको उत्तर ही नहीं आ पाएगा। कोई एक काम को तीनों मिलके कम कर रहे हैं ना, तो बराबर 1 ही रहेगा। तो 8 8 16 धन x बराबर 64 एकम 64। x बराबर 64 माइनस 16, तो x बराबर 48। जल्दी जल्दी बनाते जाएं। हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, इसको कोशिश करें।
प्रश्न के लास्ट लाइन समझिए, बनाए सही हैं, उत्तर सही लाए हैं, लेकिन आप एक स्टेप और करना है आपको। लास्ट लाइन देखिए, दोनों मिलकर 10 दिन में करते हैं, वो 4 दिन बाद छोड़ दिया है, तो शेष काम श्याम। 10 रहता ऑप्शन तो गए, बना बुनाया गड़बड़ हो जाता। एक बटे 3 और x बटे 15 किए थे, हाँ, वो पूरा कार्य समय आता है उससे। इसमें यही चीज थोड़ा सा परेशान करता है कि निकालना क्या है। पहले में हम लोग ने निकाला है टोटल काम दिवस 48 डेज, जब पूछा गया था पूरा काम कितने दिन में होगा। यहाँ पे प्रश्न ये कहा रहा है कि पूरा काम कितने दिन में होगा, तो निकालोगे ठीक है, लेकिन राम ने कुछ दिन काम किया है, उसको हटाओ, और श्याम अकेले कितने दिन किया है बाद में। देखते जाइए आप लोग, बताते जाइए, जैसे जैसे आप इसमें शामिल होंगे तो चीजें समझ में आएंगी। 2 लोग हैं, क्वेश्चन सब लिख लिए, राम और श्याम, इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, लेकिन बिजनेस नहीं है ये, केवल गोदी खनने वाला काम है, सीधी बात। ठीक है, राम की कार्य क्षमता, वो किसी एक काम को कितने दिन में पूरा कर लेता है, 12 दिन में, और श्याम उसको कितने दिन में पूरा कर लेता है, 15 दिन में। उसकी कार्य क्षमता पहले से तय है ना, एक काम को इतने इतने दिन में करता है। दोनों मिलकर, अब कोई काम है, दोनों मिलकर शुरू किए, कार्य क्षमता पता चल गई, एक 12 और एक 15 कार्य क्षमता है। लेकिन 4 दिन काम करने के बाद राम क्या करता है, अपना काम छोड़ा और चला गया। लेकिन काम पूरा करना बहुत जरूरी है, तो श्याम उसको अकेले करता रहा। जो करता रहा, तो छोड़ने के बाद प्रश्न लास्ट लाइन क्या है, राम ने काम छोड़ दिया तो कुछ ना कुछ काम बचा रहा होगा, उस काम को करते करते श्याम ने कितने दिन अकेले काम किया, तब वो काम पूरा हुआ होगा। प्रश्न अब समझ में आ गया? ठीक, तो यहां देखेंगे, राम का एक दिन का काम, राम का एक दिन का काम कितना होगा, एक काम की कार्य क्षमता के हिसाब से 1/12। कितने दिन काम किया है, तो 4 दिन का हिस्सेदारी, तो 4 दिन का कार्य कैसे हो जाएगा, 4 दिन समय दिया है उन्होंने किसी काम को करने के लिए, तो 1/12 गुणित 4, 4 एकम 4, 4 किया 12, 1/3 काम उन्होंने किया है, सीधी बात है ना, हिस्से में। अब जो व्यक्ति है क्या, श्याम का एक दिन का कार्य कितना है, 1/15। यहां पर 2 चीजें कर सकते हैं, इनका पूरे हिस्सेदारी, पूरे दिन का काम में 100/15 कर देंगे, लेकिन यहां पर एक चीज करना है, श्याम का शेष काम, श्याम का कुल कार्य लिखते हैं, श्याम का कार्य, श्याम का कार्य कितना है, 4 दिन तो किसके साथ किया है, इसके साथ मिलकर किया है, प्लस x दिवस अकेले किया है ना, गुणित 1/15 कार्य क्षमता। ये समझ में आ रहा है, 4 दिन मिलके किया है तो इसका 4 दिन का काम तो जुड़ेगा ही ना, और x अकेले किया है, माना यहां पर लिख लेते हैं, माना श्याम का अकेले का कार्य, श्याम का अकेले का कार्य कितना है, x, तो x का मान आएगा, वही उत्तर होगा फिर। तो ये हो जाएगा 4 धन x/15।
अब देखिए दोनों मिलकर काम कराना है, तो दोनों मिलकर करते हैं, दोनों मिलकर कुल कार्य, तो ये हो गया 1/3 राम का और x 4 x/15 श्याम। इसको हल कर सकते हैं क्या? करके बताएंगे, x का मान, यहीं से x का मान निकल जाएगा। आगे अच्छे 15 एलसीएम होगा, हाँ लॉजिक से भी बनता है। बराबर एक रहेगा ना, किसी भी कार्य के लिए एक काम को करना है तो हमेशा ध्यान रखेंगे बराबर एक काम। 15 एलसीएम हो गया, यहां से 3 कट गया तो 5 बच गया, 5 धन 4 धन x बराबर 1। आगे इधर बढ़ते जाएं तो ये हो जाएगा 9 धन x बराबर 15, और x बराबर 15 में 9 कम करेंगे तो 6। तो x क्या है? श्याम के अकेले का कार्य 6 दिन। पूरा काम 10 दिन में होगा, पूरा काम 10 दिन में, 4 दिन मिलके किया है। समझ में आ रहा? थोड़ा बहुत तो आ रहा होगा। इसको कभी आप लोगों को प्रैक्टिस करना होगा तो एक ही प्रश्न को लगातार प्रैक्टिस कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। उसी प्रश्न को बनाइए, उसी प्रश्न को बनाइए, मेथड याद हो जाएगा, तरीके याद हो जाएंगे। और आपको भिन्न का जोड़ घटा गुना भाग इसमें बहुत जरूरी है, नहीं आता है तो फिर गड़बड़ है। त्रिज्या गुना पक्षांतर ये सभी चीजें आएंगी। ये कहाँ कहाँ से गया हुआ है पता है? यहां से लिख देते हैं, क्या था? 9 धन x बराबर 15, x बराबर, चलिए हो गया ना सबका? सचिव जी कहाँ से मोहित बोले थे? ये कुछ छप गया है। अंकित और राम किसी कार्य को, लिख देता हूं मैं, अंकित और राम शिकारी को हो गया है, किसी कार्य को 12 दिन और हमारा हो गया, 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्वेश्चन लिख लेंगे साफ सुथरा, क्वेश्चन को देख लेता हूं वहीं आंकड़े हैं कि नहीं। अंकित और राम किसी काम को 12 दिन और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया, परंतु 2 दिन बाद अंकित काम छोड़कर चला गया, बचा हुआ काम राम कितने दिन में पूरा करेगा? सेम अभी जो किया प्रोसेस वही। बनाइए जल्दी। 13 दिन।
बनाएं क्वेश्चन को। आ गया ना सब? 13 दिन, 15 कुल काम है, यही तो बता रहा हूँ, 15 कुल काम है। 2 दिन मिल के काम किया है ना? तो 2 दिन मिल के काम किया है, तो प्रश्न पूछा अकेला कितना दिन किया, तो 2 दिन को हटाएंगे आप, 2 दिन मिल के किया है। इसीलिए हाँ, इसमें इसी कारण से इस प्रश्न को लगातार पूछा जाता है, क्योंकि दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे गए। सबसे पहला प्रश्न था कुल काम कितना दिन होगा, ठीक है। इस वाले में है कि बचा हुआ काम कितने दिन में पूरा होता है। बस इसी कारण से प्रश्न अभी भी पूछे जाते हैं। देखें, शॉर्टकट से देखें, जल्दी जल्दी बनाएं तो अंकित अंकित का कुल कार्य 1/12 गुणित 2, है ना? कुल कार्य हो गया। एक दिन का कार्य ना लिख करके सीधा सीधा बनाए तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 1/6 कार्य। और किसका है? राम का कुल कार्य। राम का कुल कार्य हो जाएगा 1/18 गुणित x+2, ठीक है। तो ये हो गया x+2/18। अब बस दोनों को क्या करना है, जोड़ दीजिए। x+2 1/6, एलसीएम दोनों का 18, 2 बार में जाएगा, 6×3 = 18, 3 बार में जाएगा, प्लस x+2 बराबर 1 दिन का काम है, इस कारण से कोई काम 1 है। 3 और 2 5 धन x बराबर 18 एकम 18। तो x बराबर हो जाएगा 18 माइनस 5, 13। ये x क्या है, किसका काम है? राम का शेष काम। राम का शेष काम बराबर x, और राम का कुल काम 13 धन x, है ना? राम का कुल काम 13 धन x। राम ने 13 और 2 15 दिन काम किया, है ना? यहीं पे पूरा खेल है, पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका डिस्टर्ब हो सकता है एक ही चीज से। शेष काम कितने दिन में पूरा हुआ है और राम ने कुल कितना दिन काम किया, बस। उसके काम के हिस्से को यहां लिख देने से, है ना, और मिल के काम किया है उसको यहां लिख देने से आप शेष काम को निकालेंगे डायरेक्ट, और केवल x लिख दिए, वो 2 हमेशा छूट जाएगा। 2 दिन का काम वो छूटा, मतलब आप टोटल काम निकालेंगे। वो भी आपके लिए आसान है, सीधा टोटल काम निकालो और ये कितने दिन काम किया है, 2 दिन मिलके काम किए, उसमें माइनस करो। वो जो आपको आसान लगेगा वो, और आसान है। एक्स वाला सिस्टम, टोटल दिन निकालो, कितने दिन शेष है, मिलके काम किया, उसमें माइनस कर दो। चलिए, सबसे सरल प्रश्न, राम और श्याम किसी काम को क्रमशः 15 दिन में और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। वहां पे क्रमशः लिखा है, समझ जाएंगे। पहला जो रहता है वो पहले के लिए रहता है, दूसरा जो है दूसरे के लिए रहता है। अब कोई काम करने के लिए उन्होंने क्या किया, दोनों मिलकर के पोताई करने के लिए किसी घर का क्या लिया, ठेका लिया। अब ठेका लिया तो उसको कितने रुपए मिले, 30,000 में ठेका लिया है ना? तो जब काम पूरा हुआ तो घर वाले ने उनको पैसा दिया, ये लो भाई आपका पैसा 30,000। तो प्रश्न ये है, राम कितना रुपया रखेगा?
प्रश्न समझ आ गया है? घर पोताई का ठेका है, राम और श्याम मिल के काम लेते हैं ठेका। अब ये किसी काम को 15 दिन में कर सकता है राम, है ना, और श्याम उसको कितने दिन में कर सकता है? 10 दिन में। उनकी कार्य क्षमता है। अब उन्होंने काम का ठेका लिया, दोनों मिलकर किए, काम पूरा हो गया। एक ही काम था, क्या करना? पोताई करना। पैसा ले लिया गया घर से, अब पैसे को बांटा गया। तो बांटा गया तो राम कितना रुपया रखा, बताएं। ये भी प्रश्न आज भी जिंदा है। हाँ। हम्म। ऑप्शन है। तो कौन कितना लेगा उसको ही तो बताना है। सोचिए सोचिए, सही है बोल रहे हैं तो। ये अनुपात वाले प्रश्न हैं, लेकिन काम के हिसाब से मैंने एक शब्द बोला है, ध्यान से सुनिएगा। कार्य क्षमता है। अब देखिए, राम आलसी है कि श्याम आलसी है? कार्य क्षमता उसकी कम है, वो 15 दिन लगा देता है अकेला काम करता तो, ठीक है, और वो 10 दिन में पूरा कर ले रहा है, और दोनों मिलके काम कर रहे हैं। तो जो पैसा बटेगा, कितना भी काम, ठेका वाली बात है, तो ज्यादा पैसा कौन रखेगा? श्याम रखेगा। और 12 और 18 कैसे बटेगा? तो दोनों का 1/15, 1/10 का एलसीएम, है ना। उससे अनुपात, अनुपात एलसीएम बोलता, अनुपात। जो हिस्सा बांटना है, अनुपात का प्रश्न इसलिए हमको पहले पढ़ना पड़ा है, इस कारण से ऐसे प्रश्न बनेंगे। और इसके लिए कोई विधि, कोई ट्रिक ऐसा नहीं है, लॉजिकल प्रश्न होते हैं। और आपने काम समय दूरी नहीं पढ़ा है सर, हमसे नहीं बनेगा, कभी मत सोचिएगा। लॉजिकल प्रश्न है ये। राम का, मैं इसलिए पूरा सब चीज लिख रहा हूं, जब नोट्स पढ़े हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें कैसे कैसे ये बना है। राम का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1/15, है ना, 1/15 होगा। वैसे ही श्याम का एक दिन का काम कितना होगा? 1/10। ये 1/15, एक काम को 15 दिन में, एक काम को 10 दिन में, अर्थात क्षमता है ये, ठीक है। तो क्षमता कैसी है? क्षमता बराबर हो जाएगी, जब भी आप किसी व्यक्ति के कार्य और उसके क्षमता को एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होता है। एक शब्द अभी आएगा, फूट वाले प्रश्न अभी आने वाले हैं। कोई व्यक्ति का कार्य दिवस और उसकी कार्य क्षमता एक दूसरे के किसी को भिन्न में लिखना व्युत्क्रम का कहलाता है ना। तो क्षमता कैसे हो जाएगी? क्षमता हो जाएगी राम अनुपात श्याम की क्षमता। इसकी क्षमता मान के चलो अब कितने दिन में करता है? 10x, और इसकी क्षमता 15x। क्षमता, इसकी क्षमता ज्यादा है, क्षमता बोल रहा हूं, दिन वाली, दिन और क्षमता एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपात होता है, ये बल शब्द बोल रहा हूं मैं, समझेंगे इसको। तो ये बदल गए आपस में, मतलब ये 10 हिस्सा काम करेगा और ये 15 हिस्से को काम करता है, और ये 15 दिन लगाता है और ये 10 दिन लगाता है। कार्य क्षमता इसकी ज्यादा है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो गए। तो ये अनुपातिक रूप से बांटे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 से कटेगा 2x, और ये कट जाएगा 3x। जो भी पैसा मिलेगा इसी अनुपात में उसके क्षमता के हिसाब से उनको पैसा मिलता जाएगा, है ना। ये किसी प्रकार के इस समय काम का कोई
तरीका नहीं है, ये केवल और केवल समझने का लॉजिक है। क्षमता हमेशा लगातार क्षमता शब्द में बोलते जा रहा हूं। अब जो भी है 2x और 3x इनका हिस्सेदारी है, क्षमता है। कुल पैसा कितना मिला इनको? 30,000। x बराबर 5x हो गया, 5x हो गया 30,000 का। x का मान कितना हो जाएगा? 5 छके 30, 6,000 हो गया। राम का क्षमता के हिसाब से उसको कितना पैसा मिलेगा? 2x। तो राम की राशि कितना है? 2x। राम की राशि कितनी हो जाएगी? 2x। तो 2 गुणित 6,000, 12,000 इनको मिलेगा। ये एकदम विस्तृत आपको समझना है तो ऐसा करेंगे। देखिए, जितने भी कार्य समय होते हैं वो कार्य समय कोई व्यक्ति कितने दिन में काम करता है, ये प्रश्न में लिखा होता है। वो उसके कार्य करने के दिन होते हैं, ठीक है। एक कार्य को इतने दिन में करता है। लेकिन जब दो लोगों की कार्य को रखा जाता है, मैंने कल भी बताया था कि मैं 1 दिन में करता हूं और आप लोग 2 दिन में करते हो, है ना। मान के चलो मैं किसी काम को 1 दिन में पूरा करता हूं, ठीक है। कितने दिन में? 1 दिन में। और आप उस काम को कितने दिन में पूरा करते हो? 2 दिन में। मैं कितने दिन में पूरा किया? 1 दिन में। आप कितने दिन में पूरा किए? 2 दिन में। अब 5,000 का काम था, 3,000 का काम था, है ना। तो आप बोलोगे मैं 2 दिन काम किया हूं, है ना। अब सुनिएगा यहीं पे, मैं अगर अकेला काम करता उस काम को कितने दिन में कर लेता? 1 दिन में। आप कितने दिन लगाते हो? 2 दिन में। अब दोनों मिलके हम लोग काम किए तो मेरी क्षमता कम हो जाएगी क्या? हमारी क्षमता पहले से तय है कि मैं 1 दिन में पूरा कर लेता हूं, तो मैं जो भी काम होगा उसका कितना हिस्सा काम करूंगा मैं? अगर वो 3 काम है तो 2 हिस्सा काम करूंगा ना मैं। यहीं पे समझिए, काम 3 हिस्सा हो गए। 3 यूनिट काम हो रहा है, 3 यूनिट मान लीजिए। 3 यूनिट काम में मैं 2 यूनिट करूंगा क्योंकि आपसे डबल क्षमता है, और आप केवल कितने यूनिट करोगे? 1। तो कार्य दिवस का व्युत्क्रमानुपाती कार्य क्षमता हो गई है। व्युत्क्रम मतलब वो उसका उल्टा, वो उसका उल्टा हो गया, ठीक है। ये चीज अब रहेगा ध्यान में। तो कभी भी 2 दिन काम करता है उसको ज्यादा पैसा नहीं देना है। वो 2 दिन जो काम कर रहा है वो आलसीपना से कर रहा है, जब उसका काम क्षमता उतना ही है। इसलिए ठेका में जो कार्य दिया जाता है, और जो बोलते हैं ना रोजी वाला और ठेका वाला, ठेके में तय है वो अपनी पूरी क्षमता लगा देता है, और रोजी में अपने हिसाब से वो करता है। वहां पे उसकी कार्य क्षमता वाली बात बिल्कुल नहीं आती। ये समझ में आया? क्लियर है एकदम? आगे बढ़े। चलो भाई, फेवरेट कुछ प्रश्न है। सीमा एक काम को 3 दिन में कर सकती है, उसकी क्षमता है कि वो कितने दिन में काम कर सकती है? 3 दिन में। लेकिन वही काम अगर किसको दिया जाता है? सुनीता को, तो वो 3 दिन नहीं लगाती, कितने दिन में पूरा कर लेती है? 2 दिन में। अब देखिए, कौन ज्यादा क्षमता वाला है और कौन आलसी है, यहीं पे समझिए। सीमा आलसी है, इसका नाम सीमा है। कितने दिन में करती है? 3 दिन में। सुनीता उसको 2 दिन में कर लेती है। अब दोनों को काम में भिड़ा दिया गया है, और कार्य क्षमता खत्म नहीं होगी ना, पहले से तय है कार्य क्षमता उतना ही गति से वो काम करेगी। तो दोनों ने मिलकर काम किया और 150 रुपया मिला। कितना मिला? 150 मिला। अब 150 मिला तो सीमा ने 90 रुपया रख लिया, ठीक है। कितने रुपया रख लिया? सीमा। इसको वेरीफाई करेंगे आप बना करके कि वाकई में कथन सही है कि नहीं है। दूसरा एक कारण यह है कि एक व्यक्ति की क्षमता
बचे अन्य व्यक्ति के दिनों के गुणनफल के बराबर होता है और कुल पैसे की क्षमता अनुपात में बांटा जाता है। इस बात को समझिए, यही कथन कारण के प्रश्न है, आज के पैटर्न है ये। कारण को समझाता हूं मैं। कोई भी व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है, ठीक है, जो दो व्यक्ति हैं, तो एक व्यक्ति की जो कार्य करने की क्षमता है दूसरे व्यक्ति के गुणनफल, जितने दिन का काम करेगा उसके गुणन, अभी बताया ना व्युत्क्रमानुपाती, है ना, उसके बराबर होता है। तो वही बात है कि अगर वो दिन काम करता है तो उतने गुना काम करता है, जो मैंने इधर बताने का प्रयास किया था। अगर वो 2 दिन काम करेगा तो 3 कार्य क्षमता है उसकी, और 3 दिन काम करेगा तो 2 कार्य क्षमता है, उसके गुणनफल के बराबर होता है, ये ठीक है। और पैसे की क्षमता को किस, पैसा आएगा उसको कैसे बांटेंगे, अनुपात में ही तो बांटा जाता है। तो मैं बता देता हूं उत्तर कि आर तो सही है। क्योंकि वो चलिए, तो कथन ये आएगा ना, ऑप्शन डी। कारण तो सही है, ऐसा ही कैलकुलेट किया जाता है, और इसको बनाने के लिए आप इसी का सहारा लेंगे, है ना। तो कारण की बात सही है, लेकिन कथन क्या है, गलत है। अगर कथन भी सही होता और ये भी दोनों अलग अलग स्टेटमेंट होते, तो कारण और कथन दोनों सही है, लेकिन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है, सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है, लेकिन सही यहाँ पे दोनों कथन सही इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा वाली बात गलत हो गया। तो देखिए कार्य क्षमता, इसको बनाते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, सीमा का 1 दिन का कार्य, ये खुद काम करते तो कितना दिन लेती है, 3 दिन। तो यहीं पे लिख देता हूं, सीमा की, नहीं, दोनों कंपेयर करेंगे तो तुलना होगा, क्योंकि उसके गुणनफल के बराबर होता है। सुनीता का 1 दिन का कार्य एक काम को 2 दिन में पूरा करती है। अब देखिए क्षमता निकालेंगे तो सीमा की क्षमता अनुपात सुनीता की क्षमता, सीमा की क्षमता कितनी होगी, 2x, और इसकी क्षमता 3x, एक दूसरे के गुणनफल के बराबर होता है ना। और जब दोनों मिलके काम करते हैं 2x और 3x, तो कितने रुपए मिलता है, 150 रुपये। 3 और 2 5x, x बराबर हो जाएगा 30। तो सीमा को कितना रुपया मिला, सुनीता को कितना रुपया मिला, तो सीमा बराबर 60 रुपए। इसलिए कथन क्या हो गया, कथन गलत है। कारण, कारण वाला स्टेटमेंट सही है। ठीक, ऐसे प्रश्न कल भी किए थे, 2 प्रश्न लिखेंगे। चलिए 1-2 प्रश्न और देखें, 5 प्रश्न हो गए। हो गया क्या, प्रश्न भी लिखें करें साथ साथ।
प्रश्न लिख लीजिए, उसके बाद इसका उत्तर आप लोग बनाएंगे। ये सरल है, अब तक तो चीजें समझ में आ चुकी है। बातें वही हैं, उत्तर निकालना थोड़ा अलग है। प्रश्न को समझेंगे। दोनों प्रश्न से अलग है ये, बनेगा फिर भी कोशिश करेंगे। आ रहा है? कितने दिन आए? ऑप्शन सी 30। सर आराम से प्रश्न को, अभी इससे पहले जो क्वेश्चन हम लोग देखे हैं उसको मैं वापस लाता हूं ताकि कॉन्सेप्ट समझेंगे। सीमा का काम है, सीमा कितने दिन में पूरा करती है? 3 दिन में कोई काम करती है तो उसकी क्षमता उसके तुलना में दो दो लोग हैं, ये 2 दिन में पूरा करती है, 3 दिन में पूरा करती है, तो उसकी जो दिनों की संख्या है और उसकी कार्य क्षमता है क्या हो जाती है? आपस में अपोजिट हो जाते हैं। क्योंकि कारण यह है कि उसके जो कार्य क्षमता है और दिन है, कार्य क्षमता और दिन आपस में क्या हो जाते हैं? उलट जाते हैं। तो पहला काम ये करना है आपको, यहाँ पे राम की क्षमता और मोहन की क्षमता, दो लोग हैं। कौन है? एक है राम की क्षमता, कोई कार्य करने की क्षमता, और किसकी क्षमता? मोहन की कार्य क्षमता। राम की क्षमता मोहन से 3 गुनी है। मान लेते हैं मोहन की क्षमता कितनी है? x है,
तो राम की क्षमता 3x। कहने का मतलब है मोहन किसी काम को एक दिन में पूरा करता है, ध्यान से सुनेंगे, तो राम उस काम को 3 दिन में, यही फंसेंगे आप, यही फंसेंगे। क्षमता का तात्पर्य क्या है उसको समझिए, ये क्षमता है और इसी को किसमें बदलना है, कार्य दिवस में। तो राम का कार्य दिवस क्या हो जाएगा और मोहन का काम का दिवस क्या हो जाएगा, मोहन उस काम को है 3 दिन और वो 1 दिन। ये समझ आ गया होगा तो मेरा बताना सफल रहा अब तक 1 घंटे से। क्षमता का मतलब है 3 गुना काम करता है ये, और ये 1 गुना, मतलब अगर ये 3 दिन काम करता है तो एक ही दिन में खत्म कर देता है। तो हम क्षमता से किस में आएंगे, दिन में आएंगे। निकालना क्या है, दिन ही निकालना है। अब दूसरे स्टेटमेंट समझे, किसी काम को करने में मोहन से 20 दिन कम समय लेता है, राम क्या है 20 दिन कम समय लेता है। मतलब अगर ये काम करता है और ये काम करता है तो 20 दिन कम समय लेता है। अब दिनों को मैं बदल देता हूं, इसको मैं दिन ना लिख करके ये हो गया x दिन और ये हो गया 3x दिन, बदल गए ना। क्षमता और दिन एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए हैं। तो किसी काम को करने में अगर मोहन कितना दिन लेता है, जो राम काम करता है उससे 20 दिन कम समय लेता है ना। तो दोनों का कार्य दिवस को हम लोग क्या करें, अगर हम लोग बात करें, ये अगर मोहन और श्याम के काम के दिवस को हम लोग माइनस करें तो कितना दिन का कम समय लेता है, 20 दिन। ये दिन है, ये दिन है ना। ये 3x किसका दिवस है, मोहन का। मोहन से राम का दिवस कितना कम है, 20 दिन कम है। तो ये हो गया 3x समय, 2x बराबर 20। तो x बराबर 10 है ना। x बराबर 10। 10 क्या है, राम का काम का दिवस। अब इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे, कभी भी ये आता है तो क्रॉस चेक बिल्कुल करिए, उत्तर आपको समझ में आएगा। राम का दिन है, राम 10 दिन में पूरा करता है, तो मोहन 3x है, तो 3 × 10 कितने दिन में, 30 दिन में। दोनों के बीच का जो समय अंतराल है 20 दिन का गैप है। जो प्रश्न कहता है 20 दिन कम समय लेता है ना, ये 30 दिन लेता है अपने खुद में और ये राम अपने में 10 दिन। तो दोनों के बीच के अंतर कितना है, 20 का, 20 दिन कम समय में पूरा कर लेता है। यहीं पे आप लोगों को क्या करना है, किसी की कार्य क्षमता अगर दिया है तो दिन में बदलने के लिए एक दूसरे की कार्य क्षमता दिवस के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात उल्टा हो जाते हैं, और दिन दिया है तो कार्य क्षमता उल्टा हो जाता है। अब यहीं से फिर से समझेंगे, कार्य क्षमता दिया था, हम कार्य क्षमता में अगर माइनस कर देते तो दोनों का उल्टा उत्तर आता। यहीं से आप कर सकते थे, जो भी आप काम निकालते कार्य क्षमता निकलता, उसको बाद में दिन में बदलना रहता तो इसका काम उसका है, उसका काम उसका है, यहीं से हो जाता है ना। इसको ना करके क्या करते, क्षमता निकाल लेते। क्षमता ये निकलता श्याम 10 दिन में पूरा करते, मोहन 10 दिन में पूरा करता है और राम 30 दिन में पूरा करता है। क्षमता के हिसाब से आता तो आप पलटना पड़ता। तो हमने पहले से ही दिनों के हिसाब से कन्वर्ट करके इसको हल कर लिया है, ठीक है।
अगला प्रश्न लिखे हैं क्या इसको? हाँ, ये सबसे महत्वपूर्ण है, कल बताता हूँ इसको आप लोगों को। ये लंबा प्रश्न है। दो व्यक्ति काम करेंगे, लेकिन दोनों व्यक्ति कैसे करेंगे? 1 by 1 काम करते हैं। ठीक है, कल करेंगे इसको, है ना? यहीं से शुरू कर लेंगे, और इसका पीडीएफ एक साथ दोनों का कल डाल दूंगा, है ना? पीडीएफ बनाना ही पड़ेगा, अभी जितना हुआ है कम से कम उतने का। क्वेश्चन लिख लेंगे, बना के लाना है। ठीक है, पीडीएफ अभी दे दूंगा।